बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त वीलॉग है। सिचुएशन बहुत सीरियस है। पाकिस्तान में और भारत में टेंशन बढ़ती जा रही है। ये टेंशन बढ़ने की जो वजह है वो मकबूजा कश्मीर का एक इलाका है पहलगाम। वहाँ पे कुछ सयाह मौजूद थे। नॉर्मली वो एरिया ऐसा है, वहाँ पे सयाह आते जाते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है और अभी क्योंकि गर्मियों का आगाज़ है तो वहाँ पे मौसम बहार की वजह से रश रहता है। तो सयाह वहाँ पे मौजूद थे। कुछ मुसल्लह अफराद वहाँ पे आए, उन्होंने फायरिंग करके सयाहों की एक बड़ी तादाद को 2 दर्जन से ज़ायद बताए जा रहे हैं सयाह कत्ल कर दिए। उनमें 2 गैर मुल्की थे और बाकी वहाँ पे जो है वो दीगर सयाह मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि सयाह जब कत्ल हो रहे थे तो मारने वाले इस बात का ख्याल रख रहे थे कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करें। अब जो वहाँ पे कश्मीरी क़यादत है या कश्मीरी नौजवान है, उनका ये कहना है, वहाँ के जो मीडिया वो भी ये कह रहे हैं कि जो हुर्रियत पसंद है उन्होंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनका रोज़गार सियाहत के साथ वाबस्ता है और वो कभी भी सयाहों के ऊपर अटैक नहीं करते। कभी ऐसा हमला नहीं किया जाता। ये बड़ी बदकिस्मती है और वो ये कह रहे हैं कि ये हमला किसी और ने किया है, हमने ये हमला नहीं किया। जबकि भारत के अंदर सबसे पहले मीडिया ने, उसके बाद उनके कुछ रहनुमाओं ने, और फिर ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली भारत में कुछ भी होता है, एक पटाखा भी चलता है तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग जाता है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी। लेकिन अभी जो भारतीय हुकूमत ने किया है उससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत सीरियस होता जा रहा है मामला। नाज़रीन, अगर कोई भी मिस एडवेंचर हो जाता है तो एक बात तो क्लियर है कि सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही खड़े होंगे। हम सारे अपने मुल्क के साथ, अपनी फोर्स के साथ खड़े होंगे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ है, उनका आपको जायज़ा भी लेना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं और भारत कहाँ खड़ा है और सिचुएशन क्या है। देखिए, भारत ने ऑफिशियली तौर पर इस दहशतगर्दी के हमले को अब पाकिस्तान के खाते में डाल दिया है। ये पहले ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब जो भारत ने किया, जो कुछ उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने ये पाकिस्तान के खाते में डाल दिया है। भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। उसमें सवाल जवाब तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें बताई, इससे पहले जो है वो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ली है। जैसे पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ पे सलामती से मुतालिक काबीना की हाई पावर कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी के घर में। पहले नरेंद्र मोदी पहुँचे सऊदी अरब का अपना दौरा मुख्तसर करके, और फौरी तौर पे उन्होंने जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ के ऊपर एक ब्रीफिंग ली। उसके बाद वो अपने घर गए, वहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल कमेटी की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की जो हाई पावर कमेटी है उसके साथ 2 घंटे की डिस्कशन हुई। बाद में जो बयान सामने आया उसमें 5 चीज़ें भारत ने इब्तदाई तौर पे की हैं। इन 5 चीज़ों का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। लेकिन किसी और के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया, किसी और के ऊपर नहीं देखा, किसी ग्रुप को नहीं देखा, कोई चीज़ नहीं देखी। भारत ऐसा लगता है कि ये तय कर चुका है कि ये जो भी हुआ, या तो वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया, या वो ये तय कर चुके हैं कि ये डालने पाकिस्तान के ऊपर है हमने। अब 5 चीज़ें जो भारत ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो उन्होंने सिंध तास मुआहदा, जो पाकिस्तान के साथ भारत का चल रहा है 1960 से, वो मुआहदा उन्होंने ख़त्म कर दिया। 65 साल हो गए ये मुआहदा हुए। वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये मुआहदा हुआ था और इस मुआहदे की एक शिक में लिखा है कि जब तक दोनों फरीकैन नहीं चाहेंगे ये मुआहदा ख़त्म नहीं होगा। बाकायदा इसमें तहरीर कर दिया गया था कि बाहमी रजामंदी से दोनों फरीक जब चाहें तो मुआहदा ख़त्म करें। कोई एक फरीक अपनी मर्जी से ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने सिंध तास का मुआहदा ख़त्म कर दिया। ये सिंध तास का मुआहदा है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 6 दरिया है जो पंजाब के अंदर से गुजरते हैं। ये बड़े दरिया हैं। इनमें एक दरिया सिंध है, फिर दरिया झेलम है, दरिया चनाब है, दरिया ब्यास, सतलुज और रावी। ये 6 दरिया हैं जो बड़े दरिया हैं। दरिया सवां भी है, दीगर और दरिया पनीत भी है और बहुत सारे दरिया भी हैं, लेकिन ये बड़े दरिया हैं जो पूरी पंजाब की सरजमीन को सैराब करते हैं और सिंध जाते हैं। सिंध की सरजमीन को भी सैराब करता है इनका पानी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये खतरा मौजूद था कि दोनों मुल्कों में जंग हो जाएगी पानी के मामले को लेकर। तो उस जंग से बचने के लिए पानी की तकसीम का एक फार्मूला बनाया गया। फार्मूला ये था कि जो मगरबी दरिया है, जो ऊंचे वाले दरिया है, ऊपर वाले इलाके के, उनके ऊपर हक तस्लीम कर दिया गया पाकिस्तान का, और 3 दरिया जो निचली वाली साइड पे है उनके ऊपर हक तस्लीम कर दिया गया इंडिया का। मिसाल के तौर पे दरिया ब्यास इंडिया के पास चला गया, सतलुज इंडिया के पास चला गया। सतलुज के अंदर पानी होता ही नहीं है, बहुत कभी सैलाब आए तो भारत पानी छोड़ता है, अदरवाइज होता ही नहीं है पानी। तो सतलुज का पानी नहीं है अब हमारे पास। दरिया ब्यास कभी होता था, वो तो गायब ही हो गया, मिलता ही नहीं है। रावी भी हमने इंडिया को दे दिया था, तो रावी में भी पानी नहीं होता।
हाँ, ये ज़रूर है कि हम दूसरे दरियाओं से कुछ हमने लिंक कैनाल्स निकाली हैं, उनके ज़रिए से, जैसे BRB है, दीगर नहरें हैं, तो हम रावी के अंदर पानी डालते रहते हैं। वो जो रावी में पानी आता है तो उसकी वजह से दरिया रावी चलता है। कहीं कहीं फिर हम पानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पूरा एक नहरी निज़ाम बनाया सिंध तास मुआहदे के बाद। यानी हमें ये समझ आ गई कि ये 3 दरिया तो गए, 3 दरिया हमारे पास है, तो उन 3 दरियाओं के जरिए से बाकी 3 दरियाओं की कमी हमने पूरी करनी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंडिया ने जो हमारे दरिया थे सिंध तास मुआहदे के मुताबिक, उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू कर दी, ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिए। तो जब हमने मामला उठाए कि आप डैम क्यों बना रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप नहीं बना रहे, पानी ज़ाया हो रहा है, तो हम क्यों ना बनाएं। उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना। वो टू कट शॉर्ट मैं आपको मेन स्टोरी की तरफ लेकर आता हूँ कि अब जो ऊपर वाले 3 दरिया हैं जिनसे पाकिस्तान की सारी खेती बाड़ी चलती है, लगभग हमारी 70% खेती बाड़ी इन्हीं से, 70 से 80% खेती बाड़ी इन्हीं दरियाओं से मुंसलिक है। अब इन दरियाओं के पानियों को अगर भारत रोक लेता है तो ये ऐलान जंग है, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि ये पानी 1965 की जंग में भी नहीं रोका गया, ये पानी 1971 की जंग हुई फिर नहीं रोका गया, ये मुआहदा ख़त्म नहीं किया गया। ये मुआहदा जो है वो हमारी कारगिल की वॉर हुई उसमें भी ख़त्म नहीं किया गया, सियाचिन वॉर हुई उसमें भी ख़त्म नहीं किया गया। तो बहुत सारे ऐसे मौके आए, ये मुआहदे अपनी जगह पे, मुंबई अटैक्स हुए इंडिया में, ये मुआहदा फिर भी मौजूद रहा। तो अब उन्होंने सिंध तास मुआहदा ख़त्म किया। और याद रखिएगा कि दरियाओं का पानी रोकना ऐलान जंग होता है पूरी दुनिया में, और भारत ने जो है वो ऐलान जंग किया है, क्योंकि ऐसा तो हमारे साथ जंगों में भी नहीं हुआ। तो एक उन्होंने ये किया कि सिंध तास का मुआहदा ख़त्म कर दिया, दूसरा उन्होंने वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया कि जनाब कोई आमदरफ्त नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, कोई तिजारत नहीं होगी, हम ये बंद कर रहे हैं, हम कोई राब्ता रखना नहीं चाहते। तीसरा कदम उन्होंने उठाया कि पाकिस्तान का जो सफारती अमला है उसको महदूद कर दिया। उन्होंने कहा जी आप 55 लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ 30 लोग यहाँ पे रहेंगे, जो मिलिट्री से रिलेटेड लोग हैं उनको नापसंदीदा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जी आप 24-48 घंटे के अंदर हमारा मुल्क छोड़ दें। पाकिस्तानियों को उन्होंने ये कह दिया कि 24 घंटे के अंदर आप हमारा मुल्क छोड़ दें। फिर जो एक सार्क के मुआहदे के तहत पाकिस्तानी शहरियों को जो वीज़े मिलते हैं वो वीज़े भी भारत ने फौरी तौर पे बंद कर दिए हैं। फिर उसके बाद भारत ने जो है वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ दीगर जो इक़दाम किए उसमें फ़ौजी सफारतकार नापसंदीदा करार दे दिए, पाकिस्तान के लिए सार्क वीज़ा मनसूख कर दिए और वाघा अटारनी बॉर्डर भी बंद कर दिया, और हमारे जो सफारती अमला है उसकी तादाद को भी महदूद कर दिया। ये जनाब उन्होंने किया है। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये तय कर लिया कि ये सारा कुछ पाकिस्तान के खाते में डालना है। अब पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, इसके बारे में कोई शवाहिद अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं दिए गए। पाकिस्तान को नहीं बताया गया कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है तो क्यों है, ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, आपके पास इनके बारे में क्या शवाहिद हैं। आप मुंह उठा के डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने ये किया है, लेकिन इंडिया ने ये कह दिया है और इंडिया इस पर बिलीव कर रहा है। उनका मीडिया जो है वो जंगी जुनून में मुब्तला है, वो बार बार कह रहे हैं कि अटैक कर दो। बल्कि मैं मीडिया पे उनके सुन रहा था, वो कहते हैं आसिम मुनीर को बांध के ले आओ। कोई कह रहा था जी अटैक कर दो, उनके फ़ौज को मारो, कोई कह रहा था जी उनके GHQ के ऊपर अटैक कर दो। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले माजी में भी करते रहे हैं बहुत सारी ऐसी बातें। तो बातों से तो जंगें नहीं होती, जंगें तो जज्बे से होती हैं, और जब जंग होती है तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में। बहरहाल यहाँ पे जो पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ऊपर टिका के तनकीद हो रही है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर उनकी अपोजिशन और उनका मीडिया, सोशल मीडिया टिकाकर तनकीद कर रहा है, और किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। यानी भारत में इस बात की इजाज़त है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उनकी एजेंसियों का और उनकी सिक्योरिटी का, उसके ऊपर लोग खुलकर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है तो बंदे अगवा हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। हमारा जैफर एक्सप्रेस का एक इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा और दीगर बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। पाकिस्तानी हुकूमत ने बार बार कहा कि ये वाक़यात जो हैं वो इंडिया ने करवाए, इंडिया इनके अंदर मुलव्वस है। हमारे यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, बाकायदा टारगेट किलिंग हुई है 2 दर्जन के करीब लोगों की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने कभी ऐसा जंगी जुनून नहीं दिखाया, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी ऐसा नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसे सलूक कर रहा है जैसे वो एक सुपीरियर नेशन है और हम कोई बहुत लो लेवल के लोग हैं। यानी ये पाकिस्तान के साथ सलूक कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है, और पाकिस्तान यहाँ तक एक दिन में नहीं पहुँचा। आप ज़रा जायज़ा ले लेना कि दुनिया में कौन से ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और कौन से इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये आप इंडिपेंडेंटली आप ओपिनियन खुद ही अपनी दे दें।
अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? ट्रंप ने मजम्मत भी कर दी है, 100% वो इंडिया के साथ खड़ा होगा। हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, उनके इंडिया के साथ दिफाई मुआहदे हैं, वो क्वाड का हिस्सा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया वो इंडिया के दिफाई इत्तेहादी हैं, वो इंडिया के साथ खड़े होंगे। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा आपको लगता है? चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है ना, टोटल इतने सारे सालों में, 10-12 सालों में, 15 सालों में, चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है, इससे दुगने पैसे की वो दो तरफा तजारत करते हैं हर साल इंडिया के साथ। चीन ने जो इस साल की एक्सपोर्ट्स हैं चीन की इंडिया को, वो 110 अरब डॉलर से ज्यादा की हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि क्या चीन पाकिस्तान के लिए इंडिया से बिगाड़ेगा? सऊदी अरब ने जो इंडिया के वजीर आजम को प्रोटोकॉल दिया एक दिन पहले, आपके वजीर आजम का तो पता तब चलता है उन्हें जब वो पहुंच जाते हैं वहां पे। प्रोटोकॉल तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई अर्दली भी लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं आता, आपके अपने बंदे पहुंचे होते हैं एयरपोर्ट पे लेने के लिए। तो क्या सऊदी अरब या यूएई साथ देगा पाकिस्तान का इंडिया के मुकाबले में? जवाब आपके पास है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? वो पहले ही पाकिस्तान को कह रहा है हमारे पैसे वापस करो और हमसे माफी मांगो जो कुछ हमारे साथ 71 में हुआ। क्या अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा होगा इस सिचुएशन में? अफगानिस्तान हमारे पास मौका था कि उसके साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करते। वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804, वो चीखता रहा कि ताल्लुक बनाओ इनके साथ, ताल्लुक बनाओ इनके साथ, माने ही नहीं, बल्कि उनकी तौहीन करते रहे, उन्हें धमकियां लगाते रहे, उनके खिलाफ वुज़रा स्टेटमेंट्स देते रहे कि शायद अमेरिका खुश हो जाएगा। और इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा था। जो महाजरीन के मामले के अंदर हमने जो हरकत की है, तो अफगानिस्तान क्या इंडिया के साथ खड़ा होगा या हमारे साथ खड़ा होगा? ईरान, चाबहार में इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे, हमने तो बल्कि गैस पाइपलाइन में वो कहते हैं हमने उनका नुकसान कर दिया है, जबकि चाबहार में इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है। इसी तरह अगर आप गल्फ ममालिक को ले लें या यूरोपीय यूनियन को ले लें, तो वो पाकिस्तान को प्रेफर क्यों करेंगे जब इंडिया वहां पे इतनी बड़ी 1.25 अरब से ज्यादा की मार्केट है? तो पाकिस्तान को वो प्रेफर क्यों करेंगे? ये बड़ा सिंपल है कि दुनिया का कोई एक मुल्क जो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, आप मुझे नाम लेकर बताएं, लेकिन वो मुल्क इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, उसके पास ताकत होनी चाहिए कि वो खड़ा हो तो फायदा भी हो कोई खड़े होने का। वैसे तो आप खड़ा कर दें किसी भी ऐसे मुल्क को जिसका कोई नाम भी नहीं जानता। तो इस वक्त इंडिया का इंटरनेशनली वो पाकिस्तान से मजबूत है अपनी खारजा पॉलिसी में और अपने ताल्लुकात में। और इसके लिए देखें, कोई नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का या इमरान खान का कसूर नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की उस 70 साल पॉलिसी का कसूर है जिस पॉलिसी के साथ उन्होंने इस मुल्क को चलाया है। यानी कभी कोई तालिबान होते हैं, जहादी होते हैं, कभी वो दहशतगर्द होते हैं, कभी अपने मुल्क के अंदर लड़ाई गलत होती है, कभी अपने मुल्क के अंदर लड़ाई ठीक होती है, कभी कोई एक पॉलिसी होती है, कभी डॉक्ट्राइन ही तब्दील हो जाती है। तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल में इतने तजर्बे किए हैं कि आज दुनिया में हमारे दोस्त कम हैं और इंडिया के दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि हमारे दोस्त तो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान ने भी नाज़रीन अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है, और वो ये अभी तक तो पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम भरपूर जवाब देंगे, हमने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है। देखिए, अगर जंग हो भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है, फौजें होती ही जंगें लड़ने के लिए, हमारे पास भी फौज है, इंडिया के पास भी फौज है, लड़ ले जंग दिल कर रहा है तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तो फौजें तो होती हैं जंग लड़ने के लिए, जाए बॉर्डर के ऊपर जाके अपनी अपनी जंग लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इंडिया का शौक भी पूरा हो जाएगा और पाकिस्तानी फौज का भी बड़ा मुराल जो है वो बुलंद हो जाएगा। काफ़ी अरसे से जो है वो मुराल बड़ा डाउन जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग जवाब दिया था जब वो वज़ीर आज़म थे। अभी की हुकूमत जो है वो अब तक तो खामोश है, वो कहते जी हम सोच समझ के जवाब देंगे। ऐसा लगता है हुकूमत डरी हुई है, अभी तक सहमी हुई है, वो ये प्लान करना चाहते हैं कि हम क्या कहें, या शायद वो इंटरनेशनली कुछ गारंटियां मांग रहे हैं कि हमें कोई गारंटी दी जाए कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा या हमें कोई लड़ाई में नहीं जाना, तब कोई नूरा कुश्ती कर ले। लेकिन देखें, आपको अल्टीमेटली फेस करना पड़ेगा, इंडिया को फेस करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है। जनरल बाजवा ने खुद कहा था कि हम कोई ऐसी लंबी जंग लड़ नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है जिस कैपेसिटी से आप जंग लड़ते हैं। और अब तो जो है वो अवाम भी पाकिस्तान की नाराज़ है और सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज का साथ दिया है और उन्होंने कहा ये ऐलान जंग इंडिया ने कर दिया, जाए जाके आप लड़ें, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, आपके साथ खड़े भी होंगे।
तो अब ये देखना है कि क्या अवामी सपोर्ट मिल पाएगी, और उसके लिए पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, क्योंकि फैसला तो आर्मी चीफ ने करना है और तो किसी के इख्तियार में फैसला करने की कुव्वत है ही नहीं पाकिस्तान में, रहने नहीं दी किसी के पास। तो क्या इमरान खान के जरिए से अवामी सपोर्ट ले पाएंगे, ये है बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए, अभी एक आदमी है इस मुल्क में जो पूरे मुल्क को इकट्ठा कर सकता है, और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी अगर जिद छोड़े और इमरान खान को बाहर निकालें तो वो आलमी सतह पर ऐसा कमाल कर देगा। वो आदमी आलमी सतह पर बेहतरीन मुकदमा लड़ेगा पाकिस्तान का, और वो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा भी कर देगा आने वाले खतरात के सामने। ये सब जानते हैं कि इमरान खान ये कर सकता है, और किसी लीडर के बस की ये बात नहीं है। चाहे आप दोबारा नवाज शरीफ को लंदन से बुला के लॉन्च कर दें, चाहे आप जो मर्जी कर लें, कोई नहीं कर सकता। ये काम इस वक्त सिर्फ इमरान खान कर सकता है, और ये सारे लोग जानते हैं। इमरान खान साहब को अभी इस सिचुएशन का पता नहीं है, जब पता चलेगा वो इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे। लेकिन माजी के उनके स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहे हैं, जब इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर टकाकर जवाब दिया था किसी भी हमले या किसी भी खतरे की सूरत पे, और पूरी दुनिया को हिला दिया था, और अपने मौक़िफ़ को बड़ी मजबूती से पूरी दुनिया के सामने भी रखा था, और दुनिया इमरान खान पे बिलीव करती थी। लेकिन आज क्या दुनिया हम पे बिलीव करती है, इसका आपको आने वाले दिनों में अभी पता चलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं दी जा रही लोगों की। आज भी मुलाकात के लिए दिए गए 6 नाम। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 6 में से 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद मिलने दिया जाएगा, और ये 2 वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को मादनियात वाले बिल के ऊपर कायल करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हमारे इंडिया के साथ हालात ख़राब हैं, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आया हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दूसरी तरफ रात गए एक वकूआ हुआ बलूचिस्तान में, और ये नादिया बलोच साहिबा जो मारंग बलोच की बहन है, उन्होंने बताया कि CTD जो है वो मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, इनको जेल से रात गए ले जाने के लिए पहुंच गई जेल में, और उस पर ख़वातीन ने मुज़ामत की और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मारंग बलोच को तो नहीं ले जा सके, लेकिन बेबो बलोच को बुरी तरह मारा पीटा गया, और बेबो को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। ये दावा किया नादिया बलोच साहिबा ने, और ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ। उन्होंने कहा जी हमारी बहनों के लिए आवाज़ उठाई जाए। तो आधी रात को देखें, एक दफ़ा बिलावल को याद है, बिलावल की फुफ्फो को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया था, तो बिलावल को गश पड़ गए थे। तो आज बिलावल की हुकूमत है बलूचिस्तान में, और रात के वक्त CTD जाती है और ख़वातीन को तशद्दुद किया जाता है कि हमने आपको एक और जगह पे मुंतकिल करना है। अंदाज़ा करें आप अंदाज़ा करें कि बिलावल अब बोलेगा क्या? अब उसकी ज़बान खुलेगी? या इज़्ज़त सिर्फ 2 ही ख़ानदानों के पास है इस मुल्क में, या जरदारी ख़ानदान है या शरीफ ख़ानदान है, बाकी किसी की इज़्ज़त क्या इज़्ज़त नहीं है? नाज़रीन, असद कैसर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों ने इस बात पे जोर दिया है कि ये मुश्किल वक्त है, सबको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन ऐसे शदीद बहरान के वक्त में पाकिस्तान में जाली हुकूमत है, और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है जो इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं कर सकती। ये ऐसी हुकूमत है, और सबने इस बात पे जोर दिया कि इमरान खान को बाहर निकालो, उसको लेकर आओ APC के अंदर, उसको बोलो कि वो कौम को एक पैगाम जारी करे। इमरान खान के पैगाम से जो कुव्वत मिलेगी इस कौम को, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप आर्मी चीफ की 1000 तकरीरें करा लें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। आप वज़ीर आज़म की 1 लाख तकरीरें करवा लें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। इमरान खान का 1-2 मिनट का मैसेज आप निकालें जेल से, आप देखें कौम कैसे खड़ी होती है इस अफरियत के सामने या इस खतरनाक सूरत हाल में। नाज़रीन, शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा तफसीली जवाब दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था। मेरी उन लोगों से बात हुई जो इमरान खान साहब से मिले, उन्होंने कहा जी शेर अब्दुल मरवत के बारे में इमरान खान साहब बहुत नाराज़ हैं और बहुत गुस्से में। वो ये कहते हैं कि ये आदमी है ही इस्टेब्लिशमेंट का, वो ये कहते हैं, और वो ये कहते हैं इसको लॉन्च किया गया था। इमरान खान साहब ने ये कहा, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मिलकर आए उन्होंने मैंने उन्हें कहा देखें यार वो मेरे पे इल्ज़ामात लगाता है, तो मैंने उसके बारे में अगर कोई बात की ना तो वो थोड़ा सा मुझे एहतियात करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा जी आपको हम हल्फन कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि ये बंदा लॉन्च किया गया था, ये हमारी पार्टी में भेजा गया था, वो अपने मिशन के ऊपर, और वो जो कर रहा है वो डेलिबरेटली कर रहा है, ये गुस्सा नहीं है, ये बेवकूफ़ी भी नहीं है, वो प्लानिंग के तहत कर रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा इसको जवाब दो, तो फिर शेख वकास अकरम साहब ने जवाब दिया, अलीमा खान साहब के हवाले से भी, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से भी, फिर जो पार्टी के बाकी जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए सोशल मीडिया पे, बाकी चीज़ों पे,
हर इल्ज़ाम का अलग अलग जवाब दिया और शेर अफजल मुर्वत साहब को मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है नादरीन, उसकी इस वक्त इस सूरत हाल में उतनी रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात की है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं, निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है और मुल्क में सरमायाकारी इसलिए नहीं है कि लाकानूनियत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कानूनी कमेटी और पार्लियामेंट में मौजूद सीनियर वकला। फिर उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमारे कच्चात कैसे दुरुस्त हुए अवाम को बताएं इसके बारे में। फिर सलमान अकरम राजा को कहा कि जो ज़्यादतियाँ हैं इसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक मुफस्सल ख़त लिखें और जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं उनके बारे में चीफ जस्टिस को बताएं। फिर 9 मई के ऊपर इमरान खान साहब ने बात की कि CCTV फुटेज निकालें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा तमाम इदारों को तबाह कर दिया गया है, अदलिया, पार्लियामेंट, पुलिस, FIA समेत तमाम इदारे अपनी अफादियत खो चुके हैं। दहशतगर्दी पे इमरान खान साहब ने बात की कि कैसे ये अफरियत बढ़ा है और किस तरह मुल्क का नुकसान हुआ है। और उन्होंने कहा मैं माइंस एंड मिनरल बिल पर वादे कर चुका हूँ कि जब तक अली अमीन गंडापुर सियासी रुफ़का और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मुफस्सल ब्रीफिंग नहीं देते, इस पर हरगिज़ कोई पेशरफ्त नहीं होगी। ये भी इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया। और फिर दहशतगर्दी, अफगान मुहाजिरीन का मामला, तो सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने उठाई है। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ तक रोक लेते हैं। अब देखना यह है कि ये हुकूमत क्या होश के नाखून लेती है, अकल करती है, कौम को इस मौके पर इकट्ठा करती है, या सिर्फ आज भी ये देखेंगे कि हमारी ज़िद, हमारी अना, हमारा ज़ाती मफाद, हमारा ज़ाती कारोबार, ये चीज़ें तरक्की करनी चाहिए। आवाम जाए भाड़ में, मुल्क के साथ जो होता है हो जाए, हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मेरे ख्याल में ये मुल्क को इकट्ठा करने का मौका है और ये मौका इस हुकूमत के पास है, इस एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।